आपको मालूम है लॉकडाउन के कारण अपनी क्लासेस लाइव क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। उसी क्लासेस की कड़ी में आते हैं सॉल्यूशन लेक्चर 6 पार्ट में। इससे पहले अपन ने देखा था सॉल्यूशन लेक्चर 5 में, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि वो फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट करते हैं। तो आपको याद होगा या मैं आपको रिवाइज कराते चलूं, अपने पास बेटा 4 फैक्टर्स है। फैक्टर नंबर 1 पहला था नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा फैक्टर था प्रेशर और चौथा फैक्टर था टेम्परेचर। आपको याद आ रहा होगा, अपन इसको अच्छे से डिस्कस करें थे बेटा। याद रखो, जो चीजें आपको याद रखने के लिए बोली है उसको याद रखना है। आपके आगे कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ रहे हो, बेसिकली पढ़ रहे हो और अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हैं। यहां तक समझ में आ गई बात? चलो, सबसे पहला अपन देख रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट। आपने देखा है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट में हम देखते हैं कि कौन सी गैसेस जाती है जो आसानी से सॉल्युबल ये वो हो जाए। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी पोलर नॉन पोलर के ऊपर बेस्ड होता है, प्रेशर और टेम्परेचर। क्लियर यहां तक का? आज हम नेक्स्ट नया पार्ट, ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका, आज हम एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी हम एक सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो भाई सॉल्यूशन बनाने के लिए आपके पास 2 चीज चाहिए और उनके फिजिकल स्टेट बेस। तो आपको बताते चलूं, हमें पढ़ना है गैस को डिसॉल्व करना है इन लिक्विड, ये हमारे सिलेबस में दिया उन्होंने। सेकंड हमें पढ़ना है लिक्विड इन लिक्विड, ये भी हमारे सिलेबस में दिया उन्होंने। थर्ड हमें पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड, ये भी हमें पढ़ना है। तो आपके बताते चलूं, ये दोनों केसेस रॉड्स ने एक्सप्लेन किए, तो इसलिए हम रॉड्स लॉ के अंदर ये सारी बातें देखेंगे। कौन सा? एक लिक्विड इन लिक्विड, दूसरा सॉलिड इन लिक्विड। आज का हमारा टॉपिक होगा गैस इन लिक्विड, जिसको हेनरी ने एक्सप्लेन किया और इसका एक दूसरा नाम हेनरीज लॉ। उम्मीद है यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। याद रखो, बार बार कह रहा हूं, अपने को आज देखना है कि गैस लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होती है। क्लियर? और वो गैस जो लिक्विड में डिसॉल्व होती है, उस गैस को डिसॉल्व करने के लिए आपको इन फैक्टर्स का सपोर्ट लेना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट यानी कि नेचर ऑफ गैस। तो मेरे पास 2 तरह की गैसेस है। एक गैस जिसको मैं HCl कह सकता हूं, गैस है। क्लियर है यहां तक? तो बेटा ये HCl गैस है, तो आपको बताते चलूं, ये गैस पोलर गैस भी कहते हैं, क्योंकि H के ऊपर स्लाइटली प्लस और Cl के ऊपर स्लाइटली माइनस होता है। उसी तरह एक गैस है SO2 गैस, ये भी पोलर गैस है, क्योंकि इसमें डाइपोल नॉट इक्वल टू 0 है। अब आओ सेकेंड केसेस, ये फर्स्ट केसेस वाली गैसेस और ये सेकेंड केसेस। CO2 ये भी एक गैस है, आप अच्छे से जानते हो। O2 ये भी एक गैस है और H2 ये भी एक गैस है, N2 ये भी एक गैस है। ये सभी ऐसी गैसेस है जिसको मैं कहूंगा नॉन पोलर, यानी कि जिसका डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल्स टू 0। पहली बात समझ में आ गई? ये पार्ट अपना सॉल्यूट है। कौन है ये पार्ट? अपना सॉल्यूट है। सॉल्यूट यानी कि मैंने गैस लिया और ऐसी गैस लिया जिसके ऊपर चार्ज आ सकता है, उसको मैंने कहा पोलर गैस। और फिर एक दूसरे केस को भी स्टडी करना है जिसमें मैंने ऐसी गैस लिया जिसके ऊपर चार्ज नहीं आ सकता है और उसको नाम मैंने दिया नॉन पोलर गैस। अब आज और इसको किसमें डिसॉल्व करना है? तो ये इसको हम देख रहे हैं लिक्विड। आप लिक्विड क्या ले रहे हैं? तो मैं प्रीफर कर रहा हूं लिक्विड वाटर, यानी कि पोलर है। और आपको एक अच्छी बात मालूम है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर गैसेस आर मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू नॉन पोलर गैस इन वाटर। बिल्कुल याद करो, जल्दी याद करो।
ये चीजें वो है जो तुम्हें बहुत आगे कर देगी दूसरे बच्चों से। क्लियर? क्या बात याद हो गई सर? हमें ये बात याद हो गई है कि जो पोलर गैस है वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगी, ज्यादा इजीली सॉल्युबल होगी एज कंपेयर टू नॉन पोलर गैस। पहली लाइन क्लियर? कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट। अब सर नॉन पोलर गैसेस, ये तो बात समझ में आ गई कि नॉन पोलर गैसेस आर लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू द पोलर गैस इन वाटर सॉल्वेंट। अब अगर हमारे पास नॉन पोलर गैसेस हैं तो अब हम इन पे सॉल्युबिलिटी पर कैसे बात करेंगे कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगी? तो दोस नॉन पोलर गैस आर मोर इजीली सॉल्युबल व्हिच कैन बी लिक्विफाइड मोर इजीली। ये बात अपने को याद रखना है कि वो गैसेस आसानी से सॉल्युबल हो जाएगी जो लिक्विड आसानी से होती है, तो वो गैसेस मोर सॉल्युबल होगी जो आसानी से लिक्विफाई होगी। और लिक्विफाइड गैस होने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर टर्म आपने 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो इजीली लिक्विफाई होती है, और जो गैस इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है वो लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, यानी कि लाइट डिसॉल्व्स इन लाइट, इजीली सॉल्युबल हो जाएगी। और गैस को लिक्विड होने के लिए दो फैक्टर्स काम करते हैं। एक फैक्टर को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और दूसरा है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब यहाँ पे मुझे तीन गैसेस दिए हैं, CO2 है, O2 है, H2 है, N2 है। तो बेटा मैं बनूं CO2 गैस इज मोर soluble in water as compared to other these three gases. Why? क्यों? इसको हम मालूम है कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर एंड ए फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दोनों इनसे ज्यादा है। क्लियर? अच्छे से बात समझ में आ गई। सरफेस केमिस्ट्री 12th का ही एक टॉपिक है, उसमें भी आपको एड्सॉर्प्शन में ये चीजें सीखने को मिलेगी। अभी तो अपन हेनरी लॉ पर काम कर रहे हैं, तो पहली बात हमें समझ में आ गई, अगर हमें दो गैस देते हैं सॉलिड लिक्विड, हमारे पास वाटर पोलर सॉल्वेंट है, हमसे पूछ रहे बताओ कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी, तो पहली चीज ये कि पोलर गैसेस आर मोर सॉल्युबल इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, कौन सा? पोलर। एंड नॉन पोलर गैसेस आर लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू पोलर गैसेस, पहली चीज। अब नॉन पोलर गैसेस में भी वो गैसेस इजीली सॉल्युबल होगी जो आसानी से लिक्विड बन सकती है। इज इट क्लियर? क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ये फैक्टर से रिलेटेड हमने ये बात देख ली। अब हमें क्या देखना है? गैस डिसॉल्व करने के लिए हेनरी से रिलेटेड अब हमें बात करना है। अब हम आगे चलते हैं। ये लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड्स अपने ये आगे के दूसरे लेक्चर्स में कवर होंगे। अभी अपन पूरा फोकस हेनरी के ऊपर कर रहे हैं। अब देखो मेरे पास ये एक बीकर है, इस बीकर में मैंने लिक्विड पोलर सॉल्वेंट वाटर लिया, अच्छे से समझो इस चीज को। और मेरे पास ये ब्लैक कलर से आप जो देख रहे हैं ये गैस है। मान लो मैंने HCl पोलर गैस ले ली या CO2 नॉन पोलर गैस ले ली, मगर डिसॉल्व करना है। और ये पिस्टन, कुछ गैस मॉलिक्यूल यहां पर डिसॉल्व हैं। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 ही मैंने 6 गोले लिक्विड सॉल्वेंट में बनाया और 6 से ज्यादा गोले 3 6 9 और 12 खाली जगह पर रखा, तो ये पूरा गैस फेस है। और ये लिक्विड सॉल्यूशन है, यानी गैस इन लिक्विड। आपको बताते चलूं ये सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल बराबर ऊपर जा रहा होगा और ऊपर वाला मॉलिक्यूल यहां
पर नीचे आ रहा होगा, इस चीज को मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ चल रहा होगा और जो ऊपर गैस फेस में मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो ये जब नीचे आएगा तो सॉल्यूशन बना देगा और ये जब ऊपर जाएगा तो गैस फेस में आ जाएगा। यहाँ मैंने टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा हूँ तो टेम्परेचर हुआ कांस्टेंट, यहाँ मैं प्रेशर को बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो प्रेशर भी हुआ कांस्टेंट। यानी अब ये जगह पर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, कुछ गैस के मॉलिक्यूल नीचे लिक्विड में है और कुछ गैस के मॉलिक्यूल ऊपर गैस फेस में। उम्मीद है ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी। बेटा ये गैस मॉलिक्यूल खामोश नहीं बैठता, आपको मालूम है, इट शोज द रैंडम मोशन। तो ये जो ऊपर का गैस मॉलिक्यूल है वो नीचे जा रहा है डिसॉल्व होने के लिए और नीचे का जो गैस मॉलिक्यूल है वो ऊपर आ रहा है गैस के फेस में आने के लिए लिक्विड सॉल्यूशन से निकल गया। तो जब ये गैस का मॉलिक्यूल जो लिक्विड सॉल्यूशन में है वो अगर ऊपर आता है तो उसको कहते हैं रेट ऑफ एवोपरेशन, यानी गैस का मॉलिक्यूल एवोपरेट हो रहा, ऊपर की तरफ आ रहा, जो गैस फेस में आ गया। और क्या जो ऊपर गैस फेस में है वो मॉलिक्यूल पास होकर, ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे पास हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगा, वो लिक्विड बनाएगा, नीचे गिरेगा, तो उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम आ गया और ये डायनामिक प्रोसेस है। नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा, ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे आ रहा, यहाँ पर कोई रुकावट नहीं हो रही, इसलिए नाम दिया गया डायनामिक इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ एवोपरेशन। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? तो अब हमने देखा यहाँ गैस का मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहा, तो यहां पर हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या डेफिनेशन लिखो? द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। कौन बोल रहा है? ये हेनरी बोल रहा है, तो ज्यादा अच्छा है कि यहां से स्टार्ट करो। हेनरी लॉ स्टेट्स दैट, क्या स्टार्ट करो? हेनरी लॉ स्टेट्स दैट the solubility of a gas, the solubility of a gas in a liquid solution, in a liquid solution is directly proportional to the pressure of the gas molecule, to the pressure ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। बेटा अच्छे से समझ में आ गया, बड़ा सिंपल है भाई। गैस की सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड है? जो गैस मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहा, क्योंकि लिक्विड के अंदर जाना है, ताकत लगा रहा, दम लगा रहा, अंदर घुस गया, और अगर अंदर घुस गया सॉल्युबल हो गया तो लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, और एक बार लिक्विड सॉल्यूशन बन गया हेनरी लॉ का जन्म हो गया। वही जन्म की बात कर रहे हैं। क्या कैसे हेनरी लॉ कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के ऊपर प्रेजेंट हो। क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट नहीं? अब देखो हेनरी ने क्या किया। हेनरी ने एक बदमाशी कर डाली। क्या बदमाशी कर डाली? ये प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। हेनरी ने क्या किया? यहाँ पे फोर्स लगा दिया, प्रेशर बढ़ा दे रहा, यहाँ पे वेट बढ़ा दे रहा, वेट बढ़ा रहा, दम लगा रहा, ताकत लगा रहा, पिस्टन नीचे ढकेल रहा। अब दम लगाएगा, ताकत लगाएगा, पिस्टन नीचे ढकेलेगा, तो देखो अब ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी। यहां पर आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन है, और आपने पिस्टन को नीचे ढकेल दिया, यहां पर वेट भर लगाकर या यहां पर प्रेशर लगाकर या वेट लगाकर, तो अब यहां पे गैस के मॉलिक्यूल कम रह गए और यहां देखो गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। ये तो गैस सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड, ये सॉल्यूशन है और ये सिर्फ आपका गैस है। अब ये जब प्रेशर लगा दिए यहां पर, अब इन्होंने टेम्परेचर यहां भी कर दिया कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ाने के बाद अब यहां भी कर दिया कांस्टेंट। तो बताओ सॉल्युबिलिटी
बढ़ी या नहीं बढ़ी? बोलो, सामने दिख रहा। यहाँ पर देखो सॉलिबिलिटी में सिर्फ 6 मॉलिक्यूल दिख रहे थे, या सॉलिबिलिटी में 3, 6, 9 और 12। ये तो आपको समझने के लिए बता रहा हूं। तो सॉलिबिलिटी बढ़ गई। बोलो हाँ या ना? कैसे सॉलिबिलिटी बढ़ी? सर आपने प्रेशर अप्लाई किया। भाई प्रेशर अप्लाई करने से क्या हुआ? मॉलिक्यूल पास पास आ गया। मॉलिक्यूल पास पास आया तो क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो क्या हुआ? वो लिक्विड बना। लिक्विड बना तो क्या हुआ? वो नीचे गिरा, और नीचे गिरा तो क्या हुआ? दुनिया लाइट डिसॉल्व्स लाइट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट नहीं? तो यानी प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस बढ़ गई। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब बेटा हेनरी ने एक और परफेक्ट अच्छी डेफिनेशन दी है। पहले तो दी थी सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, तो ये आपको बताते चलूं। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस यहां पर बोल रहे सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और छोटी क्लासों से हम सीखते आए कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो के आ जाएगा। अगर आप सॉल्युबिलिटी नहीं बोलना चाह रहे तो मास बोल सकते। आपको बताते चलो, ये जो के है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी कि सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है, हेनरी का कांस्टेंट नहीं है। अब हेनरी ने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी जो हम 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में अगर हमें आ जाए, स्टेट हेनरीज लॉ, तो अब हम जो डेफिनेशन बता रहे हैं वो डेफिनेशन आप लिखेंगे। पहली वाली डेफिनेशन आप नहीं लिखेंगे। फिर पहली वाली क्यों? क्योंकि भाई कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते, कई कॉम्पिटिशंस लिखते बच्चे, तो उसमें आपको तीनों फार्मूले मालूम होना चाहिए। अगर सॉल्युबिलिटी की बात होगी तो केपी होगा, सॉल्युबिलिटी यानी के के और पी, के सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, पी है प्रेशर, या दूसरा फार्मूला हम m इक्वल्स टू kp कह सकते हैं। और बार बार कह रहा हूं के हेनरी कांस्टेंट अभी नहीं है, उसकी बात ही नहीं है। अब यहां पर हमने जब प्रेशर बढ़ाया तो एक सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुई गैस की, उसके ऊपर एक नई डेफिनेशन तैयार होगी, वो लिखो। लिखना स्टार्ट करो। हेनरी लॉ स्टेट्स दैट the partial pressure of a gas in vapor phase, partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas present in a solution, to the mole fraction of the gas present in the solution। उम्मीद है लिख दिए होंगे। क्या है? हेनरी लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज, ये बात, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas present in the solution। Is it clear? चलो अब इसके लिए इक्वेशंस बनाते हैं। अब हम लिख रहे P बार यानी पार्शियल प्रेशर is directly proportional to mole fraction of a gas। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाना है। P बार इक्वल्स टू, अब मैं आपको कह रहा हूं KHX ऑफ गैस, या मैं कहूंगा ये KH is called as हेनरी कांस्टेंट। और आपका होमवर्क होगा, होमवर्क लिखो, होमवर्क होगा KH की यूनिट निकालना। बहुत आसान है।
KH इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर के नीचे x ले आओ, यानी पार्शियल प्रेशर की यूनिट हो गई ATM और मोल फ्रैक्शन। यहां तक बात समझ में आई? आपका होमवर्क होगा यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, पागलों की तरह याद रखना है। क्या? KH कौन? हेनरी का कांस्टेंट, और ये K सॉलिबिलिटी कांस्टेंट। तो दोनों का रिलेशन क्या है? दोनों का रिलेशन K बराबर होगा 1/KH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लो और स्टार वाली चीजें एक अलग से नोटबुक बनाओ और उसमें लिख लो। स्टार वाली चीजें कई बार हम भूल जाते हैं और वो एग्जामिनर्स को ज्यादा पसंद रहती है, वो बार बार पूछी जाती है। उम्मीद है यहां तक जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं इसको रब करूं बोर्ड को। ओवर। चलो फिर से लिखना शुरू करो। क्या? KH इज कॉल्ड एज हेनरी कांस्टेंट। KH एक हेनरी का कांस्टेंट है। KH इज कॉल्ड एज हेनरी कांस्टेंट। सर आप इस पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है। सर ये कैसे खतरनाक है? तो सुनो, अभी तक हमें ये मालूम है कि अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। मगर हेनरी का कांस्टेंट KH कांस्टेंट बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि KH नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, हाइड्रोजन के लिए अलग होगा। यानी कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू फॉर डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट। यानी कि कांस्टेंट कहने के बाद भी इसका कोई वैल्यू तुम याद नहीं रख सकते हो, तो ये कोई टेंशन नहीं। न्यूमेरिकल में एग्जामिनर तुम्हें या तो KH निकालने के लिए पूछेगा या कुछ और पूछा तो KH वो खुद तुम्हें देगा। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई कि गैस बदलेगी तो KH बदलेगा? नहीं, एक और काम की बात। जैसे नाइट्रोजन गैस है, मैंने नाइट्रोजन गैस को 300 केल्विन पे ले लिया तो उसका KH कुछ और वही नाइट्रोजन गैस को मैं 310 केल्विन पे ले लूं तो KH कुछ और। यानी KH इज चेंज विद चेंज इन नेचर ऑफ गैस एज वेल एज चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। इसीलिए इसको मैंने कहा बार बार याद। क्या यहां तक क्लियर हो गया? उम्मीद है हेनरी की थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं। यानी हेनरी लॉ हमारे समझ में आ गया। डिफिनेशन 12th बोर्ड में पूछेंगे तो हम स्टेट कर देंगे। हेनरी लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर वाली which is proportional to the vapor pressure of a gas मोल फ्रैक्शन के रिलेशन में। यहां तक अच्छे से क्लियर है। चलो अब अपन ग्राफिकल चीज को देखते हैं थोड़ा सा। आपको मालूम है हेनरी लॉ का फार्मूला क्या रहा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इक्वल्स टू KH इनटू x ऑफ गैस। बेटा अगर मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पे बात करूं तो ये मेरा y होगा, ये m होगा, ये x होगा और प्लस c जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो मैंने ग्राफ प्लॉट करना शुरू करा। ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट और ये x। y कोऑर्डिनेट पे मैंने पार्शियल प्रेशर लिया, किसमें? टॉर में। पार प्रेशर की यूनिट कौन सी गैस पे काम कर रहा हूं मैं? पोलर गैस यानी कि HCl पे। तो मान लो ये 500 हुआ, ये 1000 टॉर हुआ। यहां मैं मोल फ्रैक्शन ले रहा हूं, मान लो यहां मैं 0.01 मोल लिया तो ये 0.02 मोल है, ये 0.03 मोल है। यहां तक अच्छे से क्लियर है? तो आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अच्छे से जानते हो जो 11th में अपन सीखे हैं, सिखाया गया है। यहाँ पर KH के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये वाला आपका पार्ट
ये वाला आपका पार्ट क्लियर। मैं इसको फिर से बनाऊं, यहां हमने 1000 टॉर्क, क्लियर हो गया। ग्राफ समझ में आ गया अच्छे से। हमने x कोऑर्डिनेट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl लिया इन एज लिक्विड सॉल्यूशन और y कोऑर्डिनेट पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि दो चीज सीख ली, कॉपी करो जल्दी से। एक, हमने हेनरी लॉ के डिफिनेशंस, स्टेटमेंट्स, उसके तीन फार्मूले, एक S इक्वल्स टू KP, दूसरा M इक्वल्स टू KP और तीसरा पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KHX गैस, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। रिलेशन बिटवीन K एंड KH, K इक्वल्स टू 1/KH यानी कि रेसिप्रोकल। ग्राफ y इक्वल्स टू mx दिख रहा खाली मुझे, इसलिए बहुत सिंपल सा ग्राफ बन गया। यहाँ पे कुछ जगह छोड़ने का टेंशन ही नहीं करना। अब इसके भैया प्रिकॉशंस क्या हैं? अगर मैं कोई एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करूं तो मुझे किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? नेक्स्ट को प्रिकॉशंस। पहला, जो गैस आप डिसॉल्व कर रहे हो, प्रिकॉशंस में पहला, जो गैस आप डिसॉल्व कर रहे हो, गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन आर इनर्ट, यानी दे डज नॉट रिएक्ट। गैस और लिक्विड सॉल्यूशन एक दूसरे से इनर्ट होना चाहिए, ये आपस में रिएक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड, प्रेशर आपने जो अप्लाई किया था इज नॉट टू हाई। प्रेशर बहुत ज्यादा मत करो। क्यों? प्रेशर ज्यादा करोगे तो गैस मॉलिक्यूल पास आ जाएगा, गैस मॉलिक्यूल पास आ जाएगा तो वो सॉलिड बना देगा, और अगर गैस मॉलिक्यूल सॉलिड बन जाएगा तो वो आसानी से लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा, मुझे फिर कुछ करना पड़ेगा। थर्ड, टेम्परेचर is not too high, ना ज्यादा हाई होना चाहिए और not too low। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहा तो गैस मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद गैस मॉलिक्यूल वेपराइज्ड हो जाएगा और रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा लो रहा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिक्विड में नहीं रहेगा, अब वो सॉलिड होने लगेगा। और हमें सॉल्यूशन बनाना है गैस इन लिक्विड। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट? गैस रिएक्ट नहीं करना चाहिए लिक्विड सॉल्यूशंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl को NH3 के साथ ले लेता हूं तो NH3 और HCl ये दोनों आपस में रिएक्ट कर NH4Cl बना देते हैं, तो वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, एक नया कंपाउंड बन जाएगा। बेटा हेनरी में बड़ा मस्त है। हेनरी के फार्मूले 3, हेनरी की डिफिनेशंस 3 हुई। हेनरी के फार्मूले में जब ग्राफ प्लॉट करें तो इसमें भी 3 ही डेटास मिले, एक पार्शियल प्रेशर, एक हेनरी कांस्टेंट और एक मोल फ्रैक्शन। उम्मीद है। और हेनरी के प्रिकॉशंस भी 3 और हेनरी के एप्लीकेशंस भी 3। अरे वाह यार, कितनी मस्त बात है। यानी हेनरी के साथ 3 का नंबर जुड़ा जुड़ा चला है। हेनरी के एप्लीकेशंस भी 3। पहला एप्लीकेशन तो आप देखते हो, सोडा वाटर अपने नुक्कड़ की दुकान पे, जो नुक्कड़ वाले भैया है, जब भी आप उनसे सोडा पानी या नींबू पानी पीते हो सोडा वाटर डालने के लिए, तो ये एक व्हाइट कलर के सिलेंडर में पानी भर के बॉटल लगाकर कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो हेनरी का लॉ अप्लाई कर रहे हैं। उसके अंदर CO2 गैस डिसॉल्व कर रहे हैं और फिर वो CO2 गैस वाला डिसॉल्व वाला लिक्विड पानी आपके नींबू पानी वाली गिलास में डालकर आपको दे देते हैं।
यानी इट हेल्प्स टू प्रिपेयर द सॉफ्ट ड्रिंक्स और कार्बोरेटेड वाटर्स। पहला एप्लीकेशन लिखो, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर द सॉफ्ट ड्रिंक्स और कार्बोरेटेड वाटर। लिखे, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर, फर्स्ट एप्लीकेशन, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कार्बोरेटेड वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक्स कह लो और कार्बोरेटेड वाटर, यानी पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, ये सारे फैक्ट्रीज में हेनरी का लॉ चल रहा है। सेकेंड, आपने सुना होगा समंदर में जो डाइव कर कर अंदर की दुनिया ढूंढते हैं, समंदरी दुनिया, उनको स्कूबा डाइवर्स कहते हैं। रेस्पिरेशन के लिए वो अपने साथ एक सिलेंडर कैरी करते थे और उस सिलेंडर में पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस ले जाते थे, और दोनों प्रेशर बढ़ने से ब्लड में डिसॉल्व हो जाती थी। जब ऊपर आते थे, नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण उनके जॉइंट्स में पेन होता था और इस डिजीज का नाम रखा था उन्होंने बेंड डिजीज। सवाल ये पैदा होता है, सर रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन है, फिर ये नाइट्रोजन क्यों लेके जा रहे हैं और अपने लिए क्यों बीमारी पैदा कर रहे हैं? अरे भाई, ऑक्सीजन के बारे में कहावत मशहूर है कि वो खुद भी जलता है, सामने वाले को भी जला देता है। कि वो खुद ना जल जाए और सामने वाले को ना जला दे, सिलेंडर में धमाका ना कर दे, उस चीज को बचाने के लिए नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन ज्यादा लिया जाता था और ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन कम लिया जाता था। फिर जब हेनरी लॉ समझ में आया, तब बेंड डिजीज के बारे में बात की गई, तो बेंड डिजीज भी समझ में आई, तो अब इन लोगों ने कॉम्पोजिशन चेंज किया। अब वो स्कूबा डाइवर्स अपने सिलेंडर्स में हीलियम भी लेके जाने लगे और हीलियम गैस 11.7%, ऑक्सीजन गैस 32.1% और नाइट्रोजन बचावा, टोटल 100 होना है, तो बचावा नाइट्रोजन आ जाएगा 100 में से, ये दोनों माइनस कर दो। क्लियर हो गया यहाँ तक का? तो 100 में से 7 1, तो बेटा यहाँ पे 2 आ जाए, बच जाएगा, तो ये 0 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ गया 2, तो 100 में से अपन ने ये दोनों माइनस करना है, 7 8 और 1 + 2 3, 1 + 3 4, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया, आप अच्छे से जानते हो 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, कितना आसान है, 56.2% नाइट्रोजन। तो हमें अगर ये कॉम्पोजिशन याद भी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, मगर अपन तो ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजें याद हो जाएगी, खाली 2 याद रखो, हीलियम और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन अपने को खुद ही निकल जाएगा। सेकेंड एप्लीकेशन क्या लिखना है सर? मगर सेकेंड एप्लीकेशन अपने को लिखना है, इट हेल्प्स टू ओवरकम फ्रॉम द बेंड डिजीज। 2 एप्लीकेशन हो गए, मैंने पहले कहा था 3 है। आपको मालूम है हाई एल्टीट्यूड्स पे जो रहते हैं वहां पे ऑक्सीजन कम मिलता है, प्रेशर का फंडा चलता है वहां भी, यानी हेनरी लॉ वहां भी अप्लाई हो गया। और उन लोगों में जो हाई एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं या माउंट क्लेमिंग पे ऊपर जो जाते हैं, उन लोगों में एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम है एनॉक्सिया। तो तीसरा एप्लीकेशन, हेनरी लॉ हेल्प्स टू ओवरकम फ्रॉम द एनॉक्सिया डिजीज। कौन सा डिजीज? एनॉक्सिया। ये हेनरी लॉ का लेक्चर 6 पार्ट 1 100% खत्म। नेक्स्ट क्लास में अपन पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हेनरी लॉ अपन पूरी तरह खत्म कर सकते। क्या यहां तक अच्छे से बात समझ में आ गई आपके? क्लियर? अगर कोई डाउट है तो आपको जो है मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप करके या कमेंट्स में क्वेश्चंस लिखकर पूछ सकते हो। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, याद हो गई। कोई डाउट बेटा? यस, ओके, थैंक यू बेटा, ओके।